वेट, अगर आप 2026 और 27 में क्लास 10th में सोशल साइंस में 100 में से 100 प्लस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए ही सिर्फ बना हुआ है। इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि क्लास 10th में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। प्लस इस सीरीज़ को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका 80 प्लस आएगा। अब ज़्यादा बात करते हुए ना कि हम ट्राई करते हैं कि बेटर रिजल्ट आए इस वीडियो से। सबसे पहला हम एक क्वेश्चंस लेते हैं। हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज़ में पार्ट्स बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे एक चैप्टर्स के 2 या 3 पार्ट्स हो जाएं। इसलिए सीरीज़ को पूरा आपको देखना पड़ेगा अगर आपको मोर देन 80 प्लस लाना है। और यहीं से आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी कवर होगा, यहीं से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, यहीं से आपका 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सारी चीज़ें यहाँ से कवर होंगी। प्लस माइनस के लिए मैंने 20 मार्क्स छोड़ के रखा है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई कभी कभी इंट्रोड्यूस कर देता है सरप्राइज क्वेश्चन। इसके लिए मैंने प्लस माइनस 20 मार्क्स को लिया है, लेकिन 80 प्लस का प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए, आज के सीरीज़ में हम सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 1804 नेपोलियन के जो कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी हम बात करने वाले हैं। इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आप स्क्रीन में आंसर देख रहे होंगे, और इसको आपको प्रॉपर डिटेल्स में लिख लेना है बेटा, और इसी तरीके से फॉलो करते हुए हर एक आंसर को मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। फिर हम लास्ट में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे, लेकिन आंसर सबका सेम होगा जो मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, आंसर सेम होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें आंसर में आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, लेकिन ये 3 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो इसमें आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर नहीं याद आए तब जाके आपको 3 लिखना है, लेकिन मिनिमम 4 लिखना है। मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट्स दे दिए हैं, इसमें से कोई सा भी आप 4 चूज़ कर सकते हैं। पहला हम देखते हैं कि नेपोलियन ने पहला क्या किया था, प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर दिया था। इट मीन्स कि आज के बाद बाय बर्थ मिलने वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी। देन सेकेंड वन इज, यहाँ पे सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट क्या हुआ था कि पहले पेपर्स में ना आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती थी, ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया था नेपोलियन ने, एवरी सिटीजन्स को सिक्योर किया था फ्रॉम दिस पेपर, दिस राइट्स, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज, अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ था, क्योंकि 39 स्टेट्स में डिवाइड किया था, चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे फिडल सिस्टम जो होता है, फिडल सिस्टम मतलब ये होता है कि हम एक बांध के रखते हैं ज़मीन से एक मजदूर को, वो काम करता है और वहाँ से जो टैक्सेस आता है ये सारी चीज़ों से फ्री कर दिया था, एंडिंग ऑफ द फिडल सिस्टम, ठीक है। तो इसी के कारण जो क्या बोलते हैं सेफ्ड्रम जो मजदूर होते थे उनको यहाँ से आज़ादी मिली थी, हमें यहाँ से बहुत सारे जो ड्यूज़ होते थे उनसे भी उसको आज़ादी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेटिंग, जो हमारा क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगते थे बेटा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते थे हमारे इकोनॉमी पे, तो इकोनॉमी में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ गए थे, डेवलपमेंट आ गए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे नेपोलियन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तरीके से 1804 कोड ऑफ कंडक्ट लेके आया था, और फ्रांस बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था इससे। और लास्ट में इसने सबसे अच्छा जो गुड प्ले किया था वो है हमारा स्टैंडर्ड, हर एक चीज़ों का वेट लेके आया था, प्रॉपर कम्युनिकेशन बेटर किया था, एक दो या 3 जो स्टेट्स होते थे जो डिफरेंसेस आते थे उसको भी एक इक्वल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में लेके आया था। ये ओवरऑल आंसर है बेटा, इसको बेस्ट लिखना है। एग्जैक्टली आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है सेम टू सेम अगर आप लिखते हैं तो ये सीबीएसई के आंसर राइटिंग से अप्रॉक्सीमेटली 90% आपको मिलता हुआ, मैच करता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट हम इस सीरीज़ में जो दूसरा क्वेश्चन और दूसरा टॉपिक चूज़ किए हैं वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मुझे लग रहा है इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ब्रिटेन को मैंने स्किप किया है, तो आइए समझते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसका आंसर आपके स्क्रीन में आ गया। अब एग्जैक्टली आपको ये सेम आंसर लिख के आना है। क्यों? क्योंकि ये भी सेम टू सेम सीबीएसई के आंसर की राइटिंग से बहुत ज़्यादा सिमिलर आपको मिलेगा। इसका रीज़न नहीं बता सकता हूँ कि ये सिमिलर क्यों है, बट आप समझ जाइए कि मेरे जो पिछले एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बेस पे आपको मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये सीबीएसई के आंसर राइटिंग से एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगा।
तो समझते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 1848 में मिडिल क्लास ने क्या किया था, मिडिल क्लासेस स्टार्टेड टू पर्सिया कन्वर्ट इन जर्मनी, बट एग्जैक्टली उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक टेरिटरी इंक्रीज होने से जो हमारा फ़ायदा होगा, मोनार्की उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट 1848 में जो मोनार्की जो बाद में जाके यूनिफिकेशन में हेल्प करेगी, वो उसको सेपरेट कर देती है मिडिल क्लासेस के जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी वो लोग करना चाहते हैं उसको सेपरेट कर देता है। फिर बट विद द आफ्टर द सम टाइम देयर इज़ अ वन चीफ मिनिस्टर इन अ पर्शिया एंड दे टेकिंग अ इन हैंड कि पर्शिया को अब जर्मनी में हमें कन्वर्ट करना है, और उसका नाम रहता है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहते हैं उनका नाम है ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूसली 3 फाइट्स ये कंटिन्यूसली लेते हैं। पहला है डेनमार्क, दूसरा है हमारा ऑस्ट्रिया एंड तीसरा है फ्रांस। ये तीनों से कंटिन्यूसली फाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद ये हेल्प भी लेते हैं बहुत सारे अलग अलग एरिया से, और कंटिन्यूसली 7 ईयर तक का फाइट करने के बाद पर्शिया हमारा कंप्लीटली क्लियर तरीके से पर्शिया कन्वर्ट हो जाता है जर्मनी में। लेकिन यूनिफिकेशन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। 1871 में केसर विलियम फर्स्ट किंग बनते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट जर्मनी रहता है। लेकिन द लास्ट लाइन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर ऑल द लाइन्स। ठीक है, सेकेंड लाइन और हमारा लास्ट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लिखना ही है आपको। जो नया जर्मनी आया उसमें न्यू बैंकिंग सिस्टम, न्यू करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ दैट इन द ईयर ऑफ 1871 रिलेटेड, एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ दैट इस पार्ट में मैंने जो तीसरा क्वेश्चन लिया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पहले इटली का एक बार आप ग्राफ देख लीजिए। ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 7 पार्ट्स में डिवाइड है। जो हमारा नॉर्थ का एरिया है वो ऑस्ट्रियन हैंसबर्ग के अंदर आता था उस टाइम पीरियड पे। फिर उसके बाद जो लास्ट साउथ का एरिया है वो बर्बन, जो वहाँ के किंग थे फ्रांस के, बर्बन डायनेस्टी के अंदर में आ जाता था। ठीक है, अगर आप सेंटर के एरियाज़ की हम अगर थोड़ा सा बात करें तो वो आप पॉप के किंगडम्स में आता था। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली आप ग्राफ में देख सकते हो 7 पार्ट्स में डिवाइड है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए गया। तो अब हम समझते हैं कि ये 7 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये कैसे यूनाइट हुआ। एक्चुअल में जो पिडमॉन्ट एरिया है ना, और थोड़ा सा नीचे का जो आपको एक पार्ट दिख रहा है, सिर्फ इतने में ही इटली प्रिंसली स्टेट जो इटली का था बस इतना ही था। बाकी सब एरिया दूसरे पार्ट्स में डिवाइड्स थे। ठीक है, अब ये सबको मिला के हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली करेंगे और 1871 तक जाएंगे। ठीक है, आपको लगता होगा इटली 1861 में बन गया था, नहीं बेटा, उसको प्रोसेस करने में 1871 तक जाता है। बच्चे बहुत सारे गलती यही कर देते हैं, ये चीज़ लिख के नहीं आते हैं। ठीक है, आपको आंसर्स में दिख रहा होगा ये चीज़। अब समझते हैं यहाँ पे जो एक देखो, पिछले जर्मनी में यूनिफिकेशन में भी एक चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन यहाँ 2 नाम और एक्स्ट्रा ऐड होंगे जो आंसर में भी आपको दिख रहा होगा। एक है गुजिप्पी मजीनी और दूसरा है गुजिप्पी गैरिबाल्डी। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गैरिबाल्डी इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि आपको समझना होगा, पहले सबसे पहला जो हमारा डिप्लोमेसी स्टार्ट हुआ था अलायंस का, यहाँ पे 1859 में हमने ऑस्ट्रिया को, मतलब ऑस्ट्रिया हैंसबर्ग को हरा दिया था डिप्लोमेसी यूज़ करके अलायंस ऑफ फ्रांस का। ठीक है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो हमारे केवोस थे, उन्होंने ये उनके हेल्प से ये फाइट अच्छे तरीके से लड़ लिया गया था, और ऑस्ट्रेलिया में 1859 में हमने उनको डिफीट कर दिया था। ठीक है, और वो एरिया क्लियर हो गया। लेकिन जो नीचे के एरिया थे बेटा, उस एरिया को क्लियर करने के लिए, दैट द एरिया ऑफ 2 सेस्लिस, ठीक है, उस एरिया को 1860 में जो क्या बोलते हैं गैरिबाल्डी हैं, वो लोकल प्रिजनर्स का सपोर्ट लेके वो जाते हैं और फाइट करते हैं और उनको हरा देते हैं। ठीक है, और आफ्टर दैट डिफीटिंग द 2 सेस्लिस, टोटल हमारा जो विक्ट्री था, जो नया किंग बनता है इटली का, विक्टर एमेनुअल सेकेंड, यहाँ पे न्यू किंग बनते हैं 1861 में। और इसके बाद ये प्रोसेस होते होते फाइनली यूनाइट पूरी तरीके से इटली जो हमारा टोटल कंप्लीटली इटली जो हमारा कहते हैं अब बन चुका है, जो न्यू 7 स्टेट इटली के अंडर में आ गए हैं।
उसके बाद ये आपका फाइनलाइज होता है 1871 में पूरा प्रोसेस होने में। एग्जैक्टली आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है सेम आंसर को आपको लिख के आना है, एक भी इसमें इधर उधर नहीं करना, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, हर एक स्टेट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में लिखना। ठीक है, गैरिबाल्डीज के बारे में लिखना, गुजिपी मजीनी के बारे में लिखना मत बोलना, क्योंकि उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है कि गुजिपी मजीनी ने पहले बनाया, कहते हैं यंग इटली के बहुत सारे मूवमेंट्स किए, बहुत सारे मूवमेंट्स अच्छे से चले नहीं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली जो इटली नेशनलिज्म का आइडिया था, नेशनलिज्म का जो इटली नेशनलिज्म का आइडिया था, उन्होंने ही स्प्रेड किया था पूरे इटली में। ठीक है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा उनका कहते हैं इसमें एफर्ट्स रहा है, जिसके कारण ये इटली का यूनिफिकेशन हो पाया है। अब इस इटली के यूनिफिकेशन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझने वाले हैं, कैसे लिबरलाइजेशन और नेशनल यूनिटी दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो गया था 19th सेंचुरी में। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है और 2025 में, 2023 में और 2022 में कंटिन्यूसली ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा इजी है ये आंसर, लेकिन बड़ा लगेगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। एक एक करके हम समझते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा इजी है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए, नेशनलिज्म में पहले, नेशनलिज्म को बाद में देखते हैं, पहले लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम, लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, फंडामेंटल्स की बात कर रहा है और सिटीजन्स के राइट्स की बात कर रहा है। इसको हम बोलते हैं आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। अब जब ये कंबाइन हो जा रहा है नेशनल यूनिटी से, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या बन जाती हैं कि कैसे एक दूसरे से ये यूनाइट है। तो इस यूनाइट केस में आपको समझना होगा कि लिबरलिज्म कैसे क्लोजली कनेक्टेड है हमारा नेशनलिज्म के पार्ट से। तो इसके लिए हम जब पीपल इंजॉय करते हैं ट्रूली तरीके से फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल राइट्स को, तब एक्चुअल में हमारे पास एक लिबरलिज्म जो आइडिया है वो नेशनल यूनिटी के साथ मैच कर देता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है कि फ्रीडम और इक्वालिटी, यहाँ पे जब अपोज करते हैं प्रिविलेजेस को, बर्थ राइट्स को, जो डिमांड है हर एक सिटीजन्स के लिए सेम हो, यहाँ पे कोई भी अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाए, जैसे मोनार्की सिस्टम में ये सारी चीज़ें रहती है, वो सब ख़त्म हो जाए, तो एक्चुअल में एक कंट्री के यूनिफिकेशंस की बात होती है, एक कंट्री के नेशनलिज्म की बात होती है और उस कंट्री में एक्चुअल लिबरलाइजेशन देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि ऑटोक्रेसी जो होती है, ऑटोक्रेसी की बातें ना मानी जाए और प्रॉपर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो जो कि राइट टू वोट्स की बात करे, डिफरेंट आइडियाज़ की बात करे, वहाँ पे प्रॉपर एक फंडामेंटल राइट्स हो, ड्यूटीज़ हो, जो हर एक सिटीजन्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशंस मिले, एक इंस्टीट्यूशन मिले जहाँ पे उनके लिए लॉ बने, और नेशनल यूनिटीज़ की बात होनी चाहिए। कैसे यूनिटीज़ होनी चाहिए, जैसे डिफरेंट रीजन के जितने भी यूरोप्स के हैं सब एक दूसरे के साथ नेशनल स्टेट्स की फीलिंग रखें, पीपल्स इंजॉय करें पॉलिटिकल पावर को, फ्रीडम को, सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पे रहे। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब लोगों को राइट टू वोट मिलेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच वोट्स कर रहे हैं, पुअर्स वोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कि यूरोप में जनरली देखा जाता था, जिसके पास प्रॉपर्टीज़ रहती थी, पैसिव सिटीजन्स हो गया, एक्टिव सिटीजन्स आपने पिछले 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें, और इसके बाद ये प्रॉपर आपके इकोनॉमिक फ्रीडम्स को भी इंजॉय करें। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब कि सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट के फ्रीडम का। यहाँ पे कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, तो जितना ज़्यादा यूनाइट होगा और लिबरल होगा इकोनॉमी, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट फास्ट होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस अच्छे से लिख के आना, पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, अच्छे से कंक्लूजन भी लिखना, फंडामेंटल्स क्या है, फ्रीडम क्या है, लिबरलिज्म क्या है, आइडियाज़ क्या है, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साइड चलेंगे कि हमारा दूसरा पार्ट है जो बैल्कन रीजन से रिलेटेड है। अब इस पार्ट को भी हम डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में बैल्कन रीजन में इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुआ था। इसका मेन रीज़न बना था यूरोप। लेकिन यूरोप से पहले क्या हुआ था,
बाल्कन रीजन में 19th सेंचुरी में बहुत सब तरफ नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हो रहा था। इन एवरी एरिया ऑफ द यूरोप द नेशनलिज्म आइडियाज इज स्प्रेड एवरीवेयर। और आपको तो पता ही है, ड्यूक मैटर्नी ने क्लास 9th के, हम अगर क्लास 9th के अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े हो तो ड्यूक मैटर्नी ने बोला था कि जब फ्रांस स्नीज भी करता, मतलब छींकता भी है, तो पूरे यूरोप को बुखार हो जाता है। द सेम इंसिडेंट हैपेंड। बाल्कन रीजन में बहुत सारे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, ठीक है। इस एथनिक ग्रुप्स के सब चाहते थे, जैसे सर्बिया हो गया और ग्रीस हो गए, डिफरेंट जो कंट्रीज थे, आपको क्वेश्चंस आंसर्स में दिख रहे होंगे, ये सारे सब अपना इंडिपेंडेंट फ्रीडम चाहते थे। बट जो हमारा उस समय का बाल्कन रीजन था वो किसके अंडर में था? वो था ऑटोमन एम्पायर के रीजन के अंदर। लेकिन ऑटोमन एम्पायर उस समय डिक्लाइन हो रहा था, उस समय वो धीरे धीरे वीक होते जा रहा था, और इसमें इंटर कर दिया यूरोप, जैसे कि जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, और हमारे डिफरेंट अदर कंट्रीज़ हो गए, ये सारे के सारे उसमें इंटर कर दिए। अब इस फाइट में जब वो लोग इंटर हुए बेटा, तो ये सारी चीज़ें एक टेंशन क्रिएट करने लगा। अब लोग इंटर क्यों हुए? क्योंकि सब के सब अपने एरिया को एक्सटेंड करना चाहते थे, सब अपने पावर को बढ़ाने के लिए सब के सब चाहते थे कि मेरा पावर बढ़े, जितना बड़ा एरिया उतना डेवलपमेंट, उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उतना टेरिटरी, उतना पॉपुलेशंस, उतना रिसोर्सेज, तो सब के सब। और बाल्कन एक बहुत हाई लेवल के रिसोर्सेज का एरिया था। लेकिन यहाँ पे जब असैसिनेशन होता है और ऑटोमन एम्पायर भी कुछ नहीं कर पाता है, और ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग, जब सर्बिया और ऑस्ट्रिया का दोनों का फाइट एक आमने सामने, एक दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और असैसिनेशन के कारण यहाँ पे 1914 का केस बनता है। और फिर आपको पता ही है, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रीज़न बनता है बाल्कन रीजन। इतना बड़ा ये टेंशन क्रिएट करता है कि ये वजह बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। आज के सीरीज़ में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। हम अच्छे से इसको पढ़ना, अच्छे से इसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बचे हुए 4 क्वेश्चंस हैं, जैसे पिक्चर बेस्ड हो गया और MCQs में और क्या क्या कवर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें रिसर्च करके ले आऊँगा। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गुज़िपी मज़ीनी से रिलेटेड पूछ देता है। उस केस में बेटा 1830 का यूज़ करते हुए जो मैंने आपको बताया है इटली के केस को, ठीक है, उसी केस को आपको बस थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। गुज़िपी मज़ीनी के रोल को थोड़ा सा बढ़ा देना है और 1830 ऐड कर देना है। वन नेशन वन कंट्री टाइप का आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए थे गुज़िपी मज़ीनी, ठीक है, 2022 में ये आया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसको अलग से कवर नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देना, जिससे आपका वो एक क्वेश्चन दो आंसर के बराबर हो जाएगा। सो इस केस में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी टाइम कम लगेगा एक्सप्लेन करने में। और एक चीज़ समझना, जितना अच्छे से आप इसको नोट डाउन करके अपने ही ओन राइटिंग्स में लिखोगे, आपको एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आते हैं, आपका कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मेरा भी प्रॉफिट होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं और ज़्यादा अच्छा, अगर इसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला तो जो 40 वीडियोस की मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ वो मैं अच्छे से बनाऊँगा। और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा कम टाइम रहता है, लेकिन मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है। रात को मैं कितने बजे बना रहा हूँ ये वीडियो आप देख सकते हो। मैं बना रहा हूँ ये देखो 1:36 के आसपास में ये हो रहा है टाइम। अब मैं रिकॉर्ड करने का यही टाइम मिला है मेरे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो और थोड़ा सा इसमें सीरियस तरीके से पढ़ाई करो, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम मेरा बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। थैंक यू सो मच, लगे रहो साब बिसिव के साथ।